माइग्रेन आप देखें कि जहन में आते ही हमारे जहन में नर्वस डिजीज आनी शुरू आ जाती हैं, न्यूराइटिस आना शुरू हो जाता है, नर्वसनेस आना शुरू हो जाता है, पार्किंसन डिजीज़ हमारे जहन में आनी शुरू हो जाती है। अब पार्किंसन डिजीज़ को अगर अगर आगे हम इसको तकसीम करते जाएं तो मिलते जुलते बहुत सी बीमारियां निकलती हैं। मसलन कोरिया निकलेगा, मसलन ट्रेमर निकलेंगे, मसलन शेकिंग निकलेगी, मसलन ट्विचिंग निकलेगी, अनकंट्रोल मूवमेंट निकलेंगी, आपके हाथों की, आपके बाजों की, आपके जिस्म की अनकंट्रोल मूवमेंट निकलेंगी। और ये सारी मिलती जुलती पार्किंसन डिजीज़ के लिए होती हैं। अब पार्किंसन डिजीज़ देखें कि है क्या, ये क्यों होता है। इसकी मुख्तसर सी वजह है, पानी भी कहीं लाओ जरा, कि पार्किंसन डिजीज़ क्या है, एक न्यूरो प्रॉब्लम है। आपके डीजनरेटिव ऑफ न्यूरॉन ऑफ द ब्रेन, उनकी जब डीजनरेशन शुरू होती है तो रिलेटेड टू पार्किंसन डिजीज, कोरिया, ट्रेमलस, शेकिंग, ट्रेमर, रिजिडिटी, इनवॉलंटरी मोशंस, ये सब उसमें फिर आ जाती हैं। आपकी न्यूरो ब्रेन डिसऑर्डर हो जाता है। अब जब न्यूरो ब्रेन डिसऑर्डर होता है तो होता क्या है, आपके माइंड में आपके सोच की वजह से, किसी वजह से भी, आपके ख्यालात की वजह से केमिकल बनते हैं। कुछ केमिकल बनते हैं और उस केमिकल की जब इम्बैलेंस होती है तो आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है। अब पार्किंसन डिजीज़ में डोपामाइन है, वो उसकी अगर बैलेंस ऊपर नीचे हो जाए तो पार्किंसन की इनमें से कोई सिम्टम, कोरिया है, आपकी ट्रेमलस है, आपकी शेकिंग है, आपकी शिवरिंग है, वो हो जाती है। अब शिवरिंग अगर आए तो वैसे अगर शिवरिंग के साथ भी चिल्ली है, सर्दी है, लगती है, तो वो फिर इसके न्यूराइटिस से बाहर आ जाएगी, न्यूरो प्रॉब्लम से। अगर सिर्फ उसको शिवरिंग है, अब शिवरिंग जो होती है जिसको हम ट्रेम्बर भी कहते हैं, ट्रेम्बलिंग भी कहते हैं, ट्रेमर भी कहते हैं, बाद का एक्सटर्नली ट्रेम्बर होता है, बाद का इंटरनली होता है। और ये सिर्फ इसकी क्लासिफिकेशन हमारी होम्योपैथी में इंटरनली और एक्सटर्नली, और उस पर मेडिसिन भी हम देते हैं, ठीक होता है, हमारी मेडिसिन बहुत है उसमें ज़्यादा। तो एंडोर्फिन है, ये जो खुशी के, गम के जज्बात की वजह से जो वहाँ पे ये लिक्विड पैदा होता है, उनके नाम है, उन हार्मोन के नाम है, ये डोपामिन है, एंडोर्फिन है, सेरोटोनिन है, और इस तरह के बहुत सारे न्यूरॉन्स हमारे बनते हैं और बहुत सारे हार्मोन बनते हैं। और किसी ख़ास ख्याल की वजह से जब उनमें चेंजेस आती है तो डोपामिन अमूमन जब कम हो जाएगा तो फिर कोरिया की अलामतें आएंगी, पार्किंसन डिजीज़ की आएंगी, ट्रेमर्स की आएंगी, ट्रेम्बल्स की आएंगी, शेकिंग की आएंगी, चिल्ली की आएंगी, ये सब चीज़ आ सकती है। इनका एडवांस स्टेज जब होगा तो एडवांस स्टेज में क्या होगा कि एडवांस स्टेज पे शुरू में आपको नहीं अंदाज़ा होता कि ये क्या है। ऑक्सीटोसिन है, इनमें से कौन सा हार्मोन डिस्टर्ब हुआ है, जो भी हुआ है, क्योंकि हमने वो मेडिसिन उस तरह पूरी नहीं करनी कि हम उसको प्रैक्टिकली, जैसे विटामिन डी की कमी है तो विटामिन डी के कैप्सूल दे दिए जाते हैं, इंजेक्शन दे दिए जाते हैं। हमने काज दूर करके उस हार्मोन का फंक्शन ठीक करना है ताकि हार्मोन की अपनी ओरिजिनल जो केमिकल लिक्विड की सूरत में निकल रहा है, बड़ी कम मिकदार में निकलता है, वो सही तौर पे बनना शुरू हो जाए और हमारी दवाइयाँ वो केमिकल बनना शुरू करा देती हैं, जिससे मरीज ठीक हो जाते हैं। हालांकि पार्किंसन डिजीज़ का इलाज पूरी दुनिया में नहीं है, लेकिन होम्योपैथी क्लेम करती है और होम्योपैथी में ट्रीटमेंट है भी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे क्लिनिक से भी कितने बीसियों केस ठीक हुए हैं, तो 100% पार्किंसन के साथ। वरना आम ट्रेमर, आम ट्रेम्बलिंग, आम शेकिंग, वो तो आप थोड़ी सी भी दवाई देकर तो ठीक हो जाते हैं।
अब जहाँ माइग्रेन आपके जहन में आएगा तो कोरिया आपके जहन में आता है, पार्किंसन डिजीज आता है, जो कि लाइलाज है। लेकिन आप होम्योपैथिक सिस्टम से जब इसका इलाज करें माइंड को सामने रख के और काजिज को रख के और इसके अमियाज को रख के, तो ये ठीक होना शुरू हो जाते हैं। ये अमूमन ओल्ड एज में जाके बीमारियां होती हैं, लेकिन कभी कभी यंग्स को भी हो जाती हैं। इसका फिर होगा कि आप इसका रूट काज देखेंगे, माइंड है या कोई एक्सीडेंट है, कोई चोट है या क्या है, और वो आपको देना पड़ेगा। और फिर माइंड सिम्टम्स के अलग से वो भी देने पड़ेंगे। अब देखिए इसकी सिम्टम क्या होती है कि जब पार्किंसन डिजीज़ का आएगा तो शुरू में वो आप कांप रहा है, ठीक हो गया, फिर घंटे में एक दफ़ा कांपा, फिर ठीक हो गया थोड़ी देर के लिए। ये इसकी स्टार्ट की सिम्टम है कि ट्रेमलिंग हो रही है। वो भी लिफ्ट नहीं करा, थोड़ा सा इलाज कराया, नहीं कराया, आसा सा अपने काम भी सारे हो रहे हैं, फ़ोन भी सुन रहा है, गाड़ी भी स्टार्ट चला रहा है, लिख भी रहा है। लेकिन सेकंड स्टेज पे ये जो शिवरिंग ट्रेमलिंग है ये कांस्टेंट शुरू हो जाएगी ज़्यादा देर के लिए, तो फिर वो इलाज की तरफ भागता है, फिर वो सोचता है। और थर्ड स्टेज पे क्या होगा कि वो फिर इलाज इसका कि कांस्टेंट ये मूविंग हो जाएगी, अनकंट्रोल मूवमेंट ऑफ द बॉडी, ऑफ द मसल्स। अब वो रोक नहीं सक रहा। अब मज़े की बात यह है कि वो अगर मोबाइल पकड़ता है तो वो मूवमेंट कम हो रही है, मोबाइल छोड़ता है तो ज़्यादा हो रही है, पकड़ता तो कम हो रही है। चाय का कप पकड़ता है तो मूवमेंट ठीक हो गई है। ये फर्स्ट टू स्टेज की बात कर रहा हूँ। चाय का कप छोड़ता है फिर मूवमेंट हो रही। किसी चीज़ को व्हेन ही ग्रेप तो वो ठीक हो जाता है, और जब लूज़ करता है, होल्डिंग लूज़ करता है, तो वो कोरिया शुरू हो जाता है। फिर कभी रेस्ट कर रहा है तो ठीक है, या रेस्ट करते वक्त उसकी ट्रेमलिंग शुरू हो गई है, या फंक्शनल ट्रेमर हो रहा है कि जब वो फंक्शन करेगा इस हिसाब से तो ट्रेमर होगा, फंक्शन नहीं कर रहा तो ट्रेमर नहीं होगा। अब ट्रेमर की बहुत सी वजूहत है, आप अपनी रिपोर्ट में देखें तो हैरान हो जाएंगे। काजिज वजूहत एलोपैथिक में भी आप पढ़ेंगे, दूसरे सिस्टम पढ़ेंगे, बहुत है। लेकिन मजे की बात है उनके पास दवाइयां सिर्फ 3 हैं। उन 3 पे वो गुजारा कर रहे हैं, तो फिर वो कैसे ठीक हो गए? ना रूट काज देखा, ना माइंड देखा, स्टडी की, अपने दवाइयों की, किसी जानवर पे की, किसी और पे की, उससे हिसाब लगा के दवाई दे दी। अब मुझे बताएं कि आप जिस जानवर पे, किसी घोड़े पे, किसी खरगोश पे, किसी चूहे पे वो आप अपनी दवाई प्रूव करते हैं, उसका दिमाग कौन पड़ेगा? कौन सी आप मेंटल सिम्टम उसकी ले सकते हैं? कोई भी नहीं। तो इसीलिए वो सारे ट्रीटमेंट अदर देन जो होम्योपैथिक हैं बुरे नहीं हैं, मैनेजमेंट में नंबर 1 है। मैनेजमेंट में फौरी करेंगे, मरीज खुश हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन बीमारियां ठीक नहीं होंगी, बीमारियां सप्रेस हो जाएंगी, दबेंगी। फिर आस्ता आस्ता फंक्शनल आ जाएगा कि जब हाथ में काम कर रहा है तो वो कम नहीं कर सकता, फंक्शनल कोरिया हो गया। आराम से बैठा है तब हो रहा है, रेस्टिंग कोरिया हो गया। फिर उसके चलने में अटैक्सिया शुरू हो जाएगा, चलेगा तो उसकी टांगें कांपेंगी, चलेगा तो उसको बैलेंस नहीं रहेगा, इम्बैलेंस होगा, गिरने का खतरा होगा। और अभी मज़े की बात देखें कि जब वो ये पार्किंसन का थर्ड स्टेज पे जा रहा होता है, उसको अटैक्सिया हो गया, लोकोमोटर हो गया, इनकोऑर्डिनेशन ऑफ मसल नर्व हो चुके हैं, और वो चलते हुए डरता है और बाहर निकलते हुए डरता है कि मैं गिरूंगा, मैं इजीली गाड़ी में नहीं बैठ सकता, मैं ऊपर नहीं होकर बैठ सकता, नीचे नहीं बैठ सकता, मैं जल्दी से सड़क क्रॉस करनी पड़ी नहीं कर सकूंगा। तो इन डिफ़िकल्टीज़ की वजह से वो डिप्रेशन का शिकार होना शुरू हो जाता है। रिजिडिटी मसल्स हो जाती है कि मसल्स अकड़ जाते हैं। दवाई उनके अब 3 हैं, थोड़े चल 6 लगा लें, केमिकल्स होंगे। हमारे पास तो दवाइयाँ कम से कम 200-250 बन रही हैं, ज़्यादा बन रही हैं। फंक्शनल है ट्रेमर तो उसकी और दवाई है, रेस्टिंग ट्रेमर है उसकी और दवाई है, अगर दस्तखत नहीं कर सकता उसकी और दवाई है, अगर पियानो बजाते उसको प्रॉब्लम उसकी और दवाई है। जबकि दूसरे साइड पे दवाइयाँ 3-4 में वही चल रही है। फिर जर्क शुरू हो जाते हैं, जर्क शुरू हो जाते हैं, जर्क
ऐसे झटके, ट्विचिंग शुरू हो जाएगी। कोरिया पार्किंसन में आपके मसल ट्विच करना शुरू हो गया, फड़कना शुरू हो गए। फिर जिसको कोरिया का असल मतलब है हंटिंगटन उसका नाम है, और वो आप देखें कि उसको कहते हैं सेंट वाइटस डांस। वो जर्क डांस की तरह शुरू हो जाएंगे, ऐसे 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 हो जाएंगे। फिर ये आते हैं पेशेंट, बिल्कुल डांस की तरह उनके जेस्चर हो रहे हैं और वो बड़े परेशान है, रुक नहीं रहे, बिल्कुल इनवॉलंटरी हैं। कुछ दवाइयां हैं जो हमने दी हैं, इस किस्म के केस शुक्र हम ठीक हुए हैं। फिर आगे जाके कन्वल्शन शुरू हो जाते हैं, कन्वल्शन शुरू हो जाएंगे, क्लोनिक शुरू हो जाएगा कि झटके पे लग रहा है, फिर दूसरा झटका लग रहा है, फिर तीसरा झटका लग रहा है, फिर कन्वल्शंस हैं कि उसको फिट्स पड़ने शुरू हो सकते हैं। आप देखें कि पार्किंसन का जब मरीज थर्ड स्टेज पे हो रहा होता है तो वो चलने में मुश्किल होता है। अब मज़े की बात देखें कि जब वो अनइवन रफ सड़क पे चलेगा तो ठीक चल रहा है, जहां हम आम बंदा मुश्किल से चलता है वहां वो ठीक चल रहा है, और प्लेन सरफेस पे वो मुश्किल चल रहा है। कोई बताएगा कि ऐसा क्यों है? अनइवन पे वो ठीक चल रहा है बीमार, जहां पे एक सेहतमंद आदमी भी देख के चलता है, ख्याल से चलता है, वो ठीक चल रहा है वहां, और प्लेन पे वो प्रॉब्लम से चल रहा है। इसकी वजह यह है कि सारा मसला फिर उसके माइंड का है। जब वो देखता है कि अनइवन है, वो पहले प्लेन पे भी नहीं चल रहा, ठीक है, प्लेन पे उसको मसला हो रहा है, अब वो समझेगा कि मैं गिर ना जाऊं, तो अपने माइंड को कंसंट्रेट करेगा कि मैंने बचाना है, मैंने इन पत्थरों से, इन गढ़ों से बचाना है और अपनी चाल ठीक करनी है। तो उसके वक्ती तौर पे वो पावर आएगी और वो ठीक चलना शुरू हो जाएगी, कंट्रोल उसका वक्ती तौर पे ज़हन ने कर लिया। अब पार्किंसन की डिजीज जो सबसे है 24 इजाज़ है, ये पार्किंसन का कितने सालों से, इसमें फिर लिपसिंग आपकी साउंड आ जाती है, आपकी टॉक आ जाती है कि साफ तौर पे आवाज़, जब देखें कितने सालों से उनकी आवाज़ ख़राब है, समझ नहीं आती। वो 4th स्टेज पे जा रहा है, 5 स्टेज पे जा रहा है, चल नहीं सकता, सहारे के बगैर नहीं हो सकता। अब वो 5 स्टेज पे है, तो मुँह इधर हो जाए तो वापस नहीं हो सकता, बैठा हुआ है, कोई सहारे से करेगा, इधर हो गया तो इधर होके बैठा हुआ है। ये सारी पार्किंसन की अलामतें, डिजीज हैं उसकी, 4th स्टेज की, 5th स्टेज। इसका जो ऐसा पेशेंट होगा वो जब 4th से 5th पे जाएगा तो कुर्सी से नहीं उठ सकता, कुर्सी उठेगा तो ऐसे करेगा, उठेगा ऐसे कर। तो ये होम्योपैथिकली सिम्टम है भाई, पढ़ी हमने वहां से एलोपैथिक रिसर्च पे, अपनी रिपोर्ट में ढूंढा, वहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि वो सारे हमारे होम्योपैथ के जो डॉक्टर हैं बड़े बड़े जो कन्वर्ट हुए, वो सारे बेसिकली MBBS थे, MD थे, स्पेशलिस्ट थे। उनको सारी काजेज पता था, सारी हिस्ट्री पता था, एटालॉजी पता था, उस पर रिसर्च करके उन्होंने मेडिसिन लिख ली। जब गाड़ी पे चढ़ेगा, रक्शे पे चढ़ेगा, तो फिर ऐसे टांग उठाएगा 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 फिर चलेगा। तो इसकी हमारी मेडिसिन है, इसकी दवाई हमारी रस्टॉक्स है, कालीफास है, कि जो बैठते उठते वक्त भी जोर लगाएगा, रस्टॉक्स और कालीफास है। अब आप देखें कि मोहम्मद अली कलह, उसको कोरिया था, अब उसको सेंट वाइटस डांस नहीं था, उसको कोरिया था, लेकिन अगर वो डांस की तरह उसकी मूवमेंट होती तो वो सेंट वाइटस डांस कोरिया कहलाता। जहाँ पर हंटिंगटन डिजीज होती है, जिसमें कोरिया की एक और किस्म है। तो ये सारी प्रॉब्लम हमारी मेडिसिन से ठीक होती हैं, शफा मिन जानिब अल्लाह। 10 में से 10 मरीज नहीं ठीक होने आपसे, चाहे मेरी तकरीर बड़ी ज़बरदस्त हो जाए, बड़ी आपको पुरअसर लगे, बड़ी शोला बयां हो जाए, लेकिन शफा अल्लाह ने अपने पास रखी है। हाँ, एक्सपीरियंस से ये ज़रूर होगा, आखिर हमने भी कहीं से कोशिश की है, हमने भी कहीं से सुना है, कहीं से पढ़ा है और फिर अप्लाई किया है। अब आप सुन रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप अप्लाई करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस डबल ज़रूर होगी इंशाल्लाह। अगर कोरिया का या पार्किंसन का 10 में से एक भी मरीज ठीक हो तो बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि ये लाइलाज बीमारियां हैं।
एक मरीज़ ठीक होता है एक दफ़ा, बहुत अरसे की बात है, इंग्लैंड से कोई मरीज़ आया, वो इसी तरह पार्किंसन था, मैंने मेडिसिन दी, वो ठीक हो गया। 2 महीने खाई, ठीक हो रहा था, 2 महीने की दवाई लेके चला गया, मुझे कोई खबर नहीं हुई। मुझे फ़ोन आया वहाँ पर, कौन सा हॉस्पिटल से, पार्क हॉस्पिटल, कौन सा, आई एम टॉकिंग विद डॉक्टर तारिक महमूद। मैंने कहा यस। होम्योपैथी, मैंने कहा यस। उसने फिर स्टोरी बताई कि वो पेशेंट आपका आया था पार्किंसन का, हाउ इट इज़ पॉसिबल कि ही इज़ रनिंग, ही इज़ सिटिंग, ही इज़ वॉकिंग, ही इज़ टॉकिंग विद होम्योपैथिक मेडिसिन। अब मैं उसको क्या बताऊँ कि पास सारा पढ़ो रिपोर्टरी। तो जब ऐसा केस ठीक होता है तो फिर आपके ये वाकयात चलते हैं आगे चलेंगे। एक ऑटिज्म का केस इंग्लैंड से ठीक हुआ है, आज मेरे पास 7 केस इंग्लैंड से आ गए ऑटिज्म के। लेकिन जब आप उसका माइंड देखेंगे ऑटिज्म के बच्चे का, उसको देंगे तो कामयाबी इंशाल्लाह आपकी कदम चूमेगी। अब आगे देखें कि कोरिया है, ये बहुत आम बीमारी होती जा रही है। इसमें अगर सप्रेशंस हैं, किसी ख्यालात के सप्रेशन की वजह से, गुस्से की वजह से सप्रेस्ड हुआ है, तो आपको स्टाफिस एग्रिया देनी ही पड़ेगी, आपको कालुसिन देनी ही पड़ेगी, आपको नेक्सवामिका देनी ही पड़ेगी, आपको पल्स साल पहले देनी पड़ेगी। स्टाफिस एग्रिया, पल्साटिल्ला, नेक्सवामिका, कहीं नहीं लिखा कि ये कोरिया की दवाई है। अगर लिखा तो कुछ छोटी मोटी अलामत है, लेकिन अगर काज बन गई तो आपको वो देनी पड़ेगी, लाजमंद देनी पड़ेगी। फिर इसके बाद डेंटिशन में हो जाता है बच्चों को कि डेंटिशन में कोई कमज़ोरी है, ऐसी है, तो आपको कैमोविला, बेल, मैकफाज देनी पड़ती है, और वो बच्चे वहीं पर ठीक हो जाते हैं। अगर वहाँ पे आप शुरू में स्टार्ट कर दें कि मैं इसको माइगेल दे दूँ, मैं इसको एगेरिकस दे दूँ, मैं इसको टैरेंटोला स्पानिया दे दूँ, मैं इसको जीजिया दे दूँ, मैं इसको क्यूप्रोमेट दे दूँ, मैं इसको जलसीबियम दे दूँ, तो नहीं। आपको डेंटिशन की प्रॉब्लम आ रही है बच्चों में, तो आप पहले डेंटिशन प्रॉब्लम की दवाई उसको देंगे। कई बच्चों की वर्म्स प्रॉब्लम होती, कीड़ों की प्रॉब्लम है, पेट में कीड़े हैं, उसकी वजह से उनको देखें कि उनकी अजीब किस्म की कन्वल्शंस होंगे, चेहरे के वो झटके लगेंगे। फिर उनकी दवाई साइना है, सेंटोनाइन है, क्यूप्रम एसिटिकम है, फिर उनकी दवाई ये बनती है। अगर गुस्से की वजह से, मैंने आपको बता दिया, अगर यूरेमिया आपका यूरिया ज़्यादा है, उसकी वजह से अगर ट्रेमर शुरू हो गए हैं, कांपना है, कन्वर्शंस हैं, तो फिर आपको ओपियम देनी पड़ेगी, फिर आपको एपोमार्फिनम देनी पड़ेगी, फिर आपको क्यूपर आर्स देनी पड़ेगी, उससे ये केस ठीक हो जाएगी। मतलब अगर आप इसको देखें, पार्किंसन डिजीज़ जो है देखने में, जब आपके जहन में आ गई है तो लालाज मर्ज है, ये कहाँ से ठीक होगा, ये 70 साल का 80 साल का बूढ़ा, ये कैसे ठीक होगा, इतनी फाइलें, उसको टेस्ट उसको ले आए हैं, कौन पड़ेगा इनको, पता नहीं मुझे टेस्ट समझ आएंगे कि नहीं। कोई नए टेस्ट ऐसे आ गए हैं, न्यूरो टेस्ट ऐसे हैं, इसमें न्यूरोट्रांसमीटर के टेस्ट हैं, आपके नर्व कंडक्ट के टेस्ट हैं, आपको नहीं नॉलेज, लेकिन आप अपने नॉलेज के लिए पढ़े, फिर उस पर स्टडी करें, लेकिन फिर आपको होम्योपैथी के लिए उसको रिपोर्टरी पे आके दवाई दे तो वो कैसे ठीक हो रहा है। अपने जहन में मत बिठाएं कि ये ठीक नहीं होगा, नहीं होगा। अगर आपके लाशोर में चीज़ घुसी हुई है तो नहीं ठीक होगा। मैंने कितने होम्योपैथिक डॉक्टर देखे हैं कि घरों में एलोपैथिक दवाइयों के अंबार लगे हुए हैं, सेन में है कि ये नहीं ठीक होगा, लोगों को दे रहे हैं। मेरे घर में पैरासीटामोल है, कोई शक नहीं, मेरे घर में भी वो सिरप पड़ा होगा कुम्बुकेन का, लेकिन जब आप पेन किलर पे पेन किलर, एंटीबायोटिक पे एंटीबायोटिक आप खाएंगे, दूसरा एलर्जी की खा रहे हैं, जब आप डिपेंड उस पर करेंगे तो होम्योपैथी क्या करेंगे। होम्योपैथी जेल बनाए कि जब होम्योपैथी आप पढ़ रहे हैं, हमारी बुक्स में बीमारियाँ लिखी है, हमारी बुक्स में ट्रीटमेंट लिखा है, हमारी बुक्स में को लिखा हुआ है, डॉक्टरों ने रेफरेंस से को लिखा है, तो क्यों नहीं होगा, इंशाल्लाह फिर होगा। अपने लाशूर की ताकत को तो बना दें। जब आप लाशूर की ताकत डाल देंगे कि ये होगा तो वो होगा। जब लाशूर में होगा कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये फला डॉक्टर के पास, ये फला के पास जो, ये कैसे होगा, तो सवाल ही नहीं पैदा क्यों होगा। अगर आपके लाशूर में हो गया कि ये होगा,
ये हर हाल में ठीक होगा तो फिर आप सब जगह पर ठीक हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं चल। इसमें अगर फिर आखिरी जो होते हैं इसमें मराहिल, फिर डिस्टोनिया हो जाता है। आखिरी स्टेज पे आके पार्किंसन, कोरिया, ये डिस्टोनिया बन जाते हैं। डिस्टोनिया ये है कि फिर उनके कंट्रोल में बाजुओं का ताकत नहीं रहती, टांगों की नहीं रहती, ज़ुबान की नहीं रहती, मुंह की नहीं रहती, आंखों की नहीं रहती, सही तरह आंखें नहीं झपक सकते, चल नहीं सकते, उसको हम डिस्टोनिया कहते हैं। जब बिल्कुल मसल्स और नर्व की कोऑर्डिनेशन बिल्कुल ना हो तो फिर डिस्टोनिक केसेस भी ये बन जाते हैं। लेकिन हर स्टेज पे हम दवाई दे सकते हैं। अब देखिए एगेरिकस आपने देखी है, एगेरिकस बेहतरीन दवाई है, काम करती है, लेकिन अपनी सिम्टम पे करेगी। इनवॉलंटरी मोशन जहाँ लिखेंगे आप एगेरिकस आएगी, लेकिन फिर ऐसा भी आएगी कि एगेरिकस काम नहीं कर रही, क्योंकि एगेरिकस की इनवॉलंटरी मोशंस, मूवमेंट, इनवॉलंटरी कोरिया, ये जब वो सोएगा तो सब बंद हो जाएंगे। सोएगा तो उसका कांपना, उसका फड़कना, उसका ट्विचिंग वो ख़त्म हो जाता है। और अगर नींद में भी हो रहा है तो फिर एगेरिकस कभी भी काम नहीं करेगी, आप देते रहे। अगर नींद में हो रहा है तो फिर यहाँ पे जीजिया काम करेगी, कास्टिकम काम करेगी, लेक्सिस काम करेगी। अगर नींद में उसकी ये फड़कन है, उसका कोरिया है, उसका ट्रेमर है, तो फिर नींद में देंगे तो ये दवाइयाँ उसकी काम करेंगी। इसके बारे में कोई और क्वेश्चन हो, जैसे कुछ लोग पियानो बजाते हैं, ठीक है, और अगर पियानो से उनको हो रहा है तो नेट्रम कार्ब है, अगर इससे हो रहा है उंगलियों से, अगर म्यूजिक से हो रहा है कि म्यूजिक जब निकलता है तो फिर उसकी कंडीशन वर्स होती है, तो फिर एम्ब्राग्रेसी है। दवाइयाँ ये 15-20 ही बनती है इसकी, और ये केस कवर होना शुरू हो जाता है। मेहनत आप करेंगे, ठीक करने की जिम्मेदारी आपके पास नहीं है, वो अल्लाह के पास है। इंशाल्लाह ठीक भी हो जाएगा। और कुछ केसेस पैलिएट हो जाते हैं, आस्ता 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 कमी होनी शुरू हो जाती है, उम्र ऐसी हो गई है, कमज़ोरी इतनी हो गई है कि वो नहीं ठीक होता, लेकिन आपकी मेडिसिन से वापस इस काबिल हो जाता है कि अपनी एक्टिविटीज़ दोबारा शुरू कर देता है। जो उस एज के हिसाब से एक्टिविटीज़ हो सकती हैं वो बंदा फिर परफॉर्म कर रहा होता है। इसका कोई क्वेश्चन हो जाए और किसी के? सर ये जो सबसे लेफ्ट या राइट साइड पे होगा, किसी पेशेंट लेफ्ट पे है या राइट पे है, एक साइड पे? इसका इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। इसकी एग्रीवेशन पे देखें, इसकी एग्रीवेशन क्या है, एमलरेशन क्या है, ठीक है, और फिर उस पर दवाई देंगे तो ठीक हो जाएगा। वैसे लेफ़्ट साइड की दवाइयाँ तो हमारी जो हैं वो तकरीबन हर बीमारी की वही है, ठीक है। कास्टिकम है, रस्टाक्स है, लाइकोपोडियम है, बेल है, सेगुनेरिया राइट साइड की है। लेफ़्ट साइड पे आप जाएंगे कैलकेरिया कार्ब है, आपकी कालीफास है, आपकी सिपिया है आपकी, और डलका बारा है, ये लेफ़्ट साइड की, जलसीमियम है ये लेफ़्ट साइड की। चलने से ज़्यादा होता है जी। इसमें ऐसा भी होता है कि किसी का राइट आर्म ट्रैमर कर रहा है और साथ लेफ्ट लेग उसकी ट्रैमर कर रही है। राइट आर्म और लेफ्ट लेग, लेफ्ट आर्म और राइट लेग उसकी ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई सिम्टम नहीं, लेकिन ये डायगोनल तकलीफ हो रही है सर, डायगोनल, तो उसकी दवाई फिर एगेरिकस है, वो डायगोनल को ठीक करती है। लेकेनम है इसकी दवाई, एगेरिकस है इसकी दवाई। और कोई क्वेश्चन इसके बारे में पहले बताएं, फिर उसके बाद कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। और एक और बता, जो कुर्सी से ऐसे उठते हैं और रक्शे में मुश्किल से बैठते हैं, उनकी दवाई लेथायरस भी है। और कोई क्वेश्चन, कोई ऐसा सवाल अबाउट पार्किंसन, कोरिया, ट्रेमर, शेकिंग, कोई भी? जो नॉर्मल कोरिया में सर आप देते हैं, नॉर्मल कोरिया क्या, फर्स्ट स्टेज का कोरिया कहेगा। फर्स्ट स्टेज के कोरिया में भी आपको माइंड तो देखना पड़ेगा।
वैसे अगर फर्स्ट स्टेज का कोरिया आप देखें, जलसीमियम उसमें आती है, एसिड फाज आती है, गैरिकस आती है, टेरेंटोला हिस्पानिया आती है, यही दवाइयाँ आती हैं। लेकिन आपको माइंड हर हाल में देखना है, क्योंकि इसकी जो फर्स्ट स्टेज वाली भी है वो क्रोनिक है, एकदम शुरू हुई, कम से कम 6 महीने साल हो चुके हैं उसको। और कोई क्वेश्चन जी? इसमें आप ये देखें कि अगर इसकी डिटेल में जाएंगे तो डोपामिन या एंडोर्फिन, ये इनकी क्वांटिटी जो सिक्रीशंस की वो कम हो जाती है। किसी की कम हो जाए तब भी कोरिया हो सकता है, किसी दूसरे कोई हार्मोन है उसकी ज़्यादा हो जाए तब भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर इसमें ये प्रॉब्लम है कि आपको नहीं पता चलता, कितने केस आते हैं हमारे पास सीटी स्कैन के, एमआरआई के, कि जी दिमाग में पानी इकट्ठा हो गया है और पानी कम हो रहा है, वाइट मैटर ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, तो फिर नेट्रम सल्फ और नेट्रम और हमारे पास बहुत अच्छी दवाएं हैं। ये आपके पानी के लेवल को रेगुलेट करते हैं और बैलेंस करते हैं। आप नेट्रम सल्फ पहले दे दें और उसके बाद नेट्रम और भी दे दें, ये रेगुलेट भी करती हैं और बैलेंस भी करती हैं, और इससे भी कई मरीज ठीक होना शुरू हो जाते हैं। और जनाब, इसकी आखिरी स्टेज जो होती है उसमें लिस्पिंग ऑफ टंग, बोल नहीं सकते, स्वाल्विंग मुश्किल हो जाती है, और फिर आप इसकी वजह से इसको कंपेयर करना शुरू कर जाते हैं कि शायद कोई कैंसर हो रहा है, कोई इसको कोई और डिजीज़ हो रही है, लेकिन ये इसी की लास्ट स्टेज होती है। उठना मुश्किल हो जाता है, उसके पास्चर नहीं बना सकता, लेटा रहता है, लेकिन हमें वहाँ से भी माइंड के सिम्टम लेके इसका ट्रीटमेंट करना है। शुरू में भी हम माइंड का सिम्टम लेंगे, यहाँ से भी एंड स्टेज पे भी माइंड का सिम्टम लेंगे, तो पेशेंट को ज़रूर इंशाल्लाह बेहतरी होगी।